यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पंख जमाना उड़ान देखता है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम वन शॉट वीडियो के माध्यम से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को निपटाएंगे। और ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों जिनको हमने छांट कर बहुत ही बढ़िया तरीके से संजो कर रखा है, और आपको भी संजो कर रखना है अपने दिमाग में, क्योंकि ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों किसी ना किसी सेट में जरूर दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा यूनिक है लेकिन लाजवाब हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन सारे न्यूमेरिकल्स को कि किस तरह के ये क्वेश्चन जो थोड़ा यूनिक हैं अपने को निपटाना है। ठीक, चलिए बच्चों देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश प्लस 9e तथा प्लस e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं। उनके बीच एक आवेश Q को कहां पर रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो। हालांकि ये वाला तो थोड़ा आसान है लेकिन मजेदार है, इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन, यही नहीं बाकी जितने भी हैं वो सभी के सभी 3 नंबर वाले हैं। ठीक, अब देखिए सवाल में बच्चों को समस्या होती है, सर हमको आता नहीं। अरे काहे नहीं आएगा रसगुल्लों, जितना बोला जाए उतना करो। न्यूमेरिकल जो कह रहा है हमको केवल उतने से मतलब, बाकी आई डोंट नो और कुछ हमको नहीं मालूम। हमको तो इतना पता बच्चों कि जो न्यूमेरिकल बोल रहा है, ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं और ये परस्पर 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं। तो हम करते क्या है बच्चों, दो बिंदु आवेश बना लेते हैं। भाई एक बिंदु आवेश है, मान लेते हैं हम 9e यहां ले लेते हैं, प्लस का है। दूसरा बिंदु आवेश कह रहा है कि प्लस e है, तो हमने यहां रख लिया, है ना, प्लस e है तो हमने क्या किया, इसको यहां पर रख लिया। अब इसमें ये e भी नहीं बन रहा है, क्या हो गया भाई, हाँ ये है। अब कह रहा है कि दोनों 16 सेमी की दूरी पर है, तो अपने को भाई पता चल गई कि ये जो दूरी है ये है कितनी, ये एक्चुअल में इसकी जो दूरी है, ये कह रहा है कि जो पूरी दूरी है ये 16 सेमी की दूरी है। यानी जो पूरी दूरी है ये कितनी है, 16 सेमी की दूरी पर दोनों रखे गए हैं। अब सवाल में ये कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश Q को कहां पर रख दें। ठीक, हमको नहीं पता, चलिए हम मान लेते हैं एक बिंदु यहां दे देते हैं, हमने रख दिया यहां एक आवेश Q। कह रहा है कि इनके बीच एक बिंदु आवेश Q को कहां पर रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो जाए, यानी वो बराबर में रहे। ठीक, हमें कुछ नहीं पता बच्चों। हमने तो क्या किया, इस पहले वाले से हमने तो भाई क्या किया, केवल पहले वाले से मान लेते हैं x दूरी पर एक बिंदु आवेश रख दिया। अब ये बताइएगा बच्चों, पूरा दूरी भाई टोटल डिस्टेंस 16 है, इतनी x है, बाकी बची हुई कितनी है रसगुल्लों, जरा बताइएगा, दिमाग लगाओ। लाइक दैट भाई हम एक ले लेते हैं, इसकी 10 सेंटीमीटर दूरी है। अब यहां से भाई बिंदु ये a है, ये b है, a वाले से हम 4 सेमी की दूरी पर कोई बिंदु हम जैसे क्यों मान ले रहे, लाइक दैट है। बाकी बची हुई दूरी कितना होगा जनाब, तो भाई हमें पता है कि हम 10 में से 4 घटाएंगे ये 6 आ जाएगा। तो वही चीज सेम यहां पर फॉलो होगा बच्चों। भाई ये जो बची हुई दूरी हो जाएगा ये 16 माइनस x हो जाएगा। इतना क्लियर, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। यही तो बोला है ना कि भाई दो बिंदु आवेश 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं, तो हमने 16 सेमी की दूरी पर इनको रख दिया। आगे ये कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश Q को कहां रख दें, हमें कुछ नहीं पता। हम बच्चों क्या करते हैं, पहले वाले आवेश से हम x दूरी पर एक आवेश Q को रख देते हैं। ठीक, अब बाकी जो बची पूरी दूरी अगर 16 है तो बाकी बची हुई 16 माइनस x होगी रसगुल्लों, बिल्कुल होगी। अब ये कह रहा है कि भाई अब क्या करें कि कहां पर रखें कि वह संतुलन में हो, यानी बल जो लगे संतुलन लगे। तो ये है आपका, अगर हम बात करें कूलाम के नियम पर आधारित। ठीक, तो यहां पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, कूलाम के नियम से हम लिखेंगे बच्चों, कूलाम के नियम से
ठीक, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम लगाएंगे, ठीक है ना, कूलाम का नियम लगाएंगे बच्चों। तो कूलाम का नियम होता क्या है भाई, यही तो होता है। सबसे पहले हम F1 निकालेंगे, ठीक, यानी इधर वाला बल फिर उधर, दोनों तभी तो संतुलन निकालेंगे। F1 तो 1/4πε0 Q1 की जगह पर इसको रखेंगे बच्चों 9e, ठीक, Q2 के जगह पे इसको रखेंगे केवल Q अपान R स्क्वायर, इसके बीच की जो दूरी है x है तो x स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है ना। ये हम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे भाई, समीकरण 2 यानी F2 निकालेंगे। F2 बराबर 1/4πε0, ठीक। अब उसके बाद अब इधर भाई इसकी बात आ रहा है तो इसमें Q1 को चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम इसको ही मानते हैं। Q1 इधर का ये हो गया और Q2 अब ये वाला हो गया, ठीक, अपान R स्क्वायर होता है फार्मूले में। तो भाई R की जगह पर ये बचा कितना है 16 - x, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये रहा बच्चों इक्वेशन नंबर 2, ठीक, ये हो गया। जिनको ना समझ में आए याद रखिए भाई, कूलाम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ये होता है। तो 1/4πε0 कांस्टेंट है, उसके बाद Q1 हमने ये माना है, Q2 ये माना है, बटे R स्क्वायर बच्चों इसके बीच की दूरी x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम 2 में निकालेंगे तो भाई इसके लिए भी F2 बराबर लिखेंगे तो Q1 ये मान लिया है बच्चों, Q2 ये मान लिया है। भाई पहले इधर का बल निकालेंगे इधर का बल, तभी तो दोनों संतुलन करेंगे यानी बराबर करेंगे, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 इतना क्लियर हुआ बच्चों। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। भाई संतुलन की बात बोल रहा है तो संतुलन की स्थिति में होगा क्या रसगुल्लों, हम संतुलन की स्थिति में F1 बराबर F2 करेंगे, ठीक है ना। ये संतुलन की स्थिति में यही तो बोल रहा है, कहां रख दे कि संतुलन में हो जाए, तो संतुलन के लिए भी यही तो करना होगा। अब करते क्या है भाई, दोनों बराबर कर देंगे 1/4πε0, ठीक। एक मिनट थोड़ा इधर लिखेंगे नहीं तो नहीं आएगा। चलिए लिखते क्या है बच्चों, लिखेंगे हम 1/4π, ठीक, ये यानी ध्यान से F1 का पूरा मान लिखेंगे, ठीक, 1/4πε0, उसके बाद क्या है 9e इंटू क्यों हो जाएगा, क्यों अपान का x स्क्वायर, ये हुआ भाई। F2 बराबर ये वाला पूरा वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो ये रखेंगे 1/4πε0 हो जाएगा। Q1 की जगह पर हम E है, Q2 की जगह पर Q है, अपान x स्क्वायर यानी इसके बीच की इधर वाली दूरी 16 - x का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। देखिए जो कटने वाली चीजें हो काट देते हैं, ये से ये कट गया भाई, E Q E और Q कट गए। अब बचता क्या है वो लिख लेते हैं। इधर बचा बच्चों 9/x स्क्वायर, है ना, ये बचा बराबर, इधर क्या बचता है बच्चों 1/16 - x स्क्वायर, ठीक। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कितना 3/x पूरे का स्क्वायर बराबर, इसको भी लिख सकते हैं 1/16 - x पूरे का स्क्वायर, ठीक। भाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, ठीक। अब यहां से भी बच्चों क्या हो जाएगा, ये घात से घात कट गया। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर देख लेते हैं। आगे हो जाएगा बच्चों, देखिए एक मिनट, ये हो जाएगा 3/x बराबर ये 1 कितना 16 - x, ठीक। ये 3/x बराबर 1/16 - x यही बचा है। अब हम इसका क्रॉस जब गुणा कर आएंगे बच्चों, 16 तिया कितना हो गया 48 - 3x, ठीक, बराबर ये x हो गया, उधर ले जाएंगे यानी 48 बराबर कितना 4x हो गया, ठीक। या फिर हम इसको काट देते हैं या 4x बराबर लिख देंगे 48, ठीक है ना, 4x बराबर 48 लिख सकते हैं भाई। इसको काट दीजिए 4 बरहम में 48, यानी यहां से जो x का मान निकल कर आया x बराबर 12 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम इस वाले आवेश से 12 सेमी की दूरी पर कोई आवेश
रख देंगे देन वो क्या हो जाएगा, संतुलन में हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आपका ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बहुत ही लाजवाब है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, आप 2020, 21, 22, 23 किसी भी ईयर का देखिए, वैल्यू चेंज रहेगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना रसगुल्लों को थोड़ा भाई ये आगाह कर दिया जाए कि इसको देख लो, नहीं तो धोखा हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी लगाएंगे, जो सवाल में बोला पहले उतना लिखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र, कह रहा है समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहले बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो फार्मूला होता है लिखिए, लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट वायु संधारित्र दिया है, वायु संधारित्र की धारिता। ठीक, वायु शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि वायु के लिए k का मान 1 हो जाता है। तो इसके जो फार्मूला होता है बच्चों, C बराबर, हमने बहुत अच्छी तरह से इसका डेरिवेशन भी कराया है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक, और वायु के लिए भाई 1 हो जाता है k का मान, तो यहां पर आगे k लिखने से कोई मतलब नहीं, k जबकि परावैद्युतांक होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला हो जाता है। और इसमें देखिए दिया क्या है बच्चों, ये C बराबर दे दिया है 16, यानी यहां से ये दे दिया है जो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल टू दे रखा है 16 पिकोफैरड दिया है। तो भाई ये जो आपका C बराबर दिया है बच्चों, ये 16 पिकोफैरड, पिकोफैरड को फैरड में कन्वर्ट करेंगे, 16 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा, ये -12 फैरड हो जाएगा। ठीक, तो यहां 16 गुणे 10 के घात -12 ये फैरड में हो जाएगा। इसको अपन यहीं पर छोड़ देते हैं। अब सवाल में आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी, यानी जो D है, प्लेटों के बीच की दूरी को कह रहा है 2/3 कर दें, यानी पहले दूरी D थी, अब इसका 2/3 कर दीजिए, यानी D का मान वो दूरी का 2/3 हमने कर दिया। फिर आगे सवाल में ये कह रहा है कि यदि परावैद्युतांक, उनके बीच जो परावैद्युतांक है इसको अपन क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो कह रहा है संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। अब भाई संधारित्र की धारिता, अब हम फार्मूला फिर से लिखेंगे बच्चों, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता के लिए फिर से फार्मूला जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा C बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब की बार के लिखना पड़ेगा बच्चों फार्मूले में, क्योंकि वहां पर भी था K, ऐसा नहीं कि यहां नहीं था, लेकिन K बराबर वही वायु के लिए, इतना याद रखना बच्चों, जो वायु के लिए K का मान 1 हो जाता है। ठीक, इसलिए यहां पर 1 रखने से कोई मतलब था नहीं। अब ये हो गया फार्मूला। अब इसी में क्या कह रहा है कि इसमें क्या करना है, दूरी को 2/3 कर देना है, K का मान अपने को रख देना है कितना, 3। तो ये हो जाएगा C बराबर, इसको अब C डैश से थोड़ा दर्शा देते हैं। ठीक, C डैश बराबर K का मान रख देना है भाई, K का मान कितना है, 3 है, गुणे ये पूरा का पूरा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का मान है 2/3D। ठीक, अब भाई ये ऊपर चला जाएगा तो इसका जब गुणा हो जाएगा बच्चों,
ठीक, तो ये सी डैश बराबर, ये ऊपर चला गया भाई 9 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9/2 इसको भाई ये इसमें जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 9/2 हो गया गुणे ये पूरा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी, इस तरह से बन गया बच्चों। अगर आप थोड़ा गौर से देखिए रसगुल्लों, इतने बराबर हमें कुछ पता है, हमें कुछ सवाल में दे रखा है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बराबर हमने 16 × 10⁻⁻12 पिको फैरड लिख रखा है। ठीक, तो यहां से हो जाएगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा बच्चों सी डैश बराबर, ठीक, ये हो गया 9/2 गुणे इसके स्थान पे पूरा 16 × 10⁻⁻12 हो गया, है ना। इसको अपन काट देते हैं, 2 8 16 हो गया, तो सी डैश बराबर भाई 9 8 72, 72 × 10⁻12 फैरड, या इसी को हम सी डैश बराबर लिख देंगे कितना, 72 पिको फैरड। अगर पिको फैरड में लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, 72 पिको फैरड लिख दीजिए, या फिर 72 × 10⁻12 फैरड। इस तरह से इस न्यूमेरिकल को बहुत ही सिंपल तरीके से निपटा सकते हैं, है ना मजेदार, बेहद लाजवाब है बच्चों। ठीक, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए रसगुल्लों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हो गया, अब हम आते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, चलिए देख लेते हैं, तीसरा। ठीक, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो हमने देखा उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक, ऐसा नहीं, इसके पहले वाला भी जो अभी देखा दूसरा वो भी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पूछता है। ठीक, 2021 मतलब 17 में, 18 में, फिर उसके बाद 21 में, 22 में, 23 में ये लगातार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिए, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेमी है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। चलिए बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जो कह रहा है पहले वो लिख लेते हैं। व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है बच्चों, यानी व्यास, ठीक है ना, ये व्यास डी से समझ लो, यहां पर व्यास बराबर होता है 2r। ठीक, ये व्यास बराबर होता है। अब व्यास दे रखा है तो कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये 8 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, यानी व्यास बराबर 2r होता है, 2r बराबर व्यास। ठीक, अब व्यास यहां से निकाल लेंगे भाई, 2r बराबर व्यास कितना दिया है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, तो भाई हम r बराबर निकाल लेंगे, है ना। r बराबर यहां से क्या हो गया, हमें मिल गया 4। ठीक, तो r बराबर ये 4 सेंटीमीटर, लेकिन करते क्या है, इसको अपन मीटर में लिख लेते हैं भाई। ये हमारा जो मान मिल गया 4 × 10⁻2 मीटर। ठीक, ये चीज r का मान मिल गया। यदि कह रहा है कि इस प्लेटों के बीच वायु भरी है, तो यानी k का मान, जो परावैद्युतांक है भाई, k का मान जो है उससे मतलब नहीं है, जो k का मान है वो 1 है। ठीक, वायु के लिए क्या होता है, एक अभी इसके पहले बताया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में। आगे कह रहा है कि इस संधारित्र की जो धारिता है 100 सेमी त्रिज्या के, मतलब गोले की धारिता, तो गोले की धारिता की भाई त्रिज्या को हम दर्शाते हैं a से। ठीक, a से दर्शाते हैं, तो a बराबर दिया है कितना, 100 सेमी, 100 सेमी दिया है। तो इसको भाई हम a बराबर अगर मीटर में लिखना चाहेंगे बच्चों, तो कितना लिख सकते हैं भाई, 100 सेमी में 1 मीटर, 1 मीटर मिल गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी, यानी निकालना किसका मान है, d का मान निकालना है। ठीक है ना, अपने को चाहिए d का मान निकालना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों प्लेट का व्यास, प्लेट का क्षेत्रफल। बिना प्लेट के क्षेत्रफल का काम ही नहीं होगा, तो प्लेट का क्षेत्रफल
ठीक, प्लेट का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए भाई क्षेत्रफल हम a बराबर निकालेंगे तो a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, a बराबर पाई आर स्क्वायर, ये प्लेट का क्षेत्रफल, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में भाई a का वहां पर मान निकालना बेहद जरूरी है, फार्मूले में a होता है। तो यहां से हम करेंगे क्या, a का मान पहले निकाल लेते हैं। तो a बराबर पाई को रहने देते हैं, r का मान हमें क्या मिला है, तो भाई 4 गुणे 10 के घात माइनस का 2 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो a बराबर मिल गया कितना, 4 चौके 16 पाई गुणे 10 के घात ये हो गया माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। ये a का मान अपने को मिल गया। अब सवाल में एक चीज देखिए बच्चों, जो सबसे जरूरी चीज है, ठीक, सवाल में जो सबसे जरूरी चीज है और जो हमें अपने माइंड में रखना है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि संधारित्र की जो धारिता है, यानी संधारित्र की धारिता होता क्या है बच्चों, तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। संधारित्र की जो धारिता है वो 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता, और विलगित गोले की धारिता जो होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। के बराबर हो बच्चों, तो बराबर हमने कर दिया, ये सवाल में बोल रहा है। और यही गलती करते हैं जो बच्चे थोड़ा बिल्कुल इसमें समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है। सवाल में कुछ नहीं था बच्चों, ये बोला था कि जो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता है वो विलगित गोले, यानी जो गोले की धारिता है उसके बराबर है। हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब a का मान हमें चाहिए होता था, इसलिए भैया यहां पर हमने a का मान ऑलरेडी निकाल लिया। अब करेंगे क्या बच्चों, थोड़ा वैल्यू वगैरह देखा, कुछ कटने वाली चीजें हैं, फिनिश कर देते हैं। ठीक, एक काम करते हैं भाई, k का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, a हटा दीजिए। ठीक, a हटा दिया। अब देखिए कटने में पहले थोड़ा, हाँ इसको ये काट दिया, ये भी कट गया, बचा क्या बच्चों, बचा क्या है, a है अपान d है, बराबर इधर 4 पाई है इंटू a है। अब क्या करते हैं, थोड़ा वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इन पर। ठीक, हम इन पर क्या करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। तो भाई a का मान कितना है, इधर देख लेते हैं, a का मान कहां निकाला है भाई, ये निकाला है। a का मान है बच्चों 16 पाई गुणे 10 के घात माइनस का 4। ठीक, 10 के घात माइनस 4, 16 पाई गुणे 10 के घात माइनस 4 अपान d तो पूछ ही रहा है, बराबर यहां पर 4 पाई हो गया, 4 पाई, और उसके बाद भाई a का मान जो था, यानी गोले की जो त्रिज्या है वो 1 मीटर दे रखा है, हमने रखा 1 मीटर। ठीक, 1 रख दिया भाई, ये पूरा काट दीजिए, है ना, जो कटने वाली चीजें हैं हम काट देते हैं भाई, पाई से पाई कट गए, 4 चौके 16 हो गए। ठीक, सिंपल सा हो गया बच्चों। d बराबर क्या निकल कर आया भाई, d का अगर हम इसमें गुणा करेंगे d कम d, और ये हो गया 4 गुणे 10 के घात माइनस का 4, और ये भी दूरी है तो मीटर में आ जाएगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ टफ था, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। बस एक बार 2 बार आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि कोई भी चीज हो क्लियर तभी होगी जब प्रैक्टिस, ठीक है ना, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक चीज आसान लगेगी। ठीक, अदरवाइज भाई दिक्कत तो होगी ही। ठीक, तो चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, चलिए चलिए हो गया। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। अगला न्यूमेरिकल हमारा किस तरह से है, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्या कह रहा है कि एक सेल का 0.5 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये भी कई बार पूछा गया है वैल्यू चेंज कर करके, तो इसलिए हमने इसको रख लिया बच्चों। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं वैल्यू। सबसे पहले दिया है कि एक सेल का इतना एम्पियर धारा लेने पर, ठीक, यानी धारा है तो यहां पर हम इसको I1 है,
ठीक, I1 बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 0.5 एम्पियर। ठीक, फिर कह रहा है कि इतनी धारा लेने पर जो विभवांतर है, यानी जो V1 है, विभवांतर है वो कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 1.8 वोल्ट। ठीक, 1.8 वोल्ट हो जाता है। आगे सवाल में ये कह रहा है कि जब हम धारा 1 एम्पियर कर देते हैं, यानी I2 का मान दे रखा है बच्चों, धारा हम बढ़ाकर 1 एम्पियर कर देते हैं। ठीक, धारा अगर हम 1 एम्पियर कर देते हैं बढ़ा करके, तो कह रहा है जो विभवांतर है यानी V2 का मान है वो कितना हो जाता है, 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r का मान पूछ रहा है और विद्युत वाहक बल यानी E का मान पूछ रहा है। ठीक, ये पूछ रहा है। अब देखिए बच्चों, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक इक्वेशन बनेगा इसमें। ठीक, एक फार्मूला होता है V बराबर E माइनस IR, ये मेन फार्मूला है। ठीक, यहां से, ठीक, इसी मदद से, मतलब इसी फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इतना से यहीं से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो भाई यहां पर जब हम देखेंगे तो इसको लिखेंगे कि V1 बराबर E माइनस I1 इंटू R। ठीक, इस तरह से चलिए वैल्यू रख लेते हैं बच्चों। तो यहां से हो जाएगा V1 है 1.8 बराबर E माइनस I1 का मान है 0.5 एम्पियर है। ठीक, ये R हो गया। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से बच्चों दूसरा, अगर हम दूसरा निकालेंगे तो भाई ये V2 बराबर E माइनस I1 मतलब I2 इंटू R, यहां से निकालेंगे बच्चों, ये R है, समझ लेना इतना। ठीक, तो यहां से जब निकालेंगे तो भाई ये V2 कितना है, 1.6 है, बराबर ये हो जाएगा E माइनस I2R, I2 का मान 1 है और इंटू R, R हो गया। ठीक, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। तो भाई लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ठीक, लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों की समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब 2 को हल करेंगे तो भाई पहले समीकरण लिख लेते हैं फिर से एक बार। ठीक, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो 1.8 है बराबर है बच्चों E माइनस, ठीक, 0.5 R है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 1.6 है बराबर E माइनस ये R अकेले है। ठीक, क्योंकि एक R है तो एक R लिखने से कोई मतलब है नहीं। इसको करते क्या है बच्चों, हम करेंगे हल। इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहां 1.8 में से 1.6 घट जाएगा तो ये बचेगा कितना, 0.2 बच जाएगा। ठीक, इतना बच जाएगा। ये प्लस माइनस हो गया तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब यहां से देखिएगा, ध्यान से समझना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ये माइनस है तो R में से 0.5 R जब घटेंगे तो यहां पर बचेगा केवल 0.5 R बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सही से लिखेंगे तो हो जाएगा 5 R बराबर 0.2। ठीक, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं R बराबर, ठीक, सॉरी 0.5 R था, एक मिनट, ये हो जाएगा 0.5 R बराबर 0.2। इसको लिख सकते हैं R बराबर, ठीक, यानी 0.2 बटे 0.5, या फिर भी दशमलव गायब करना है, सिंपल सी बात है बच्चों, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं R बराबर कितना, 2/5, या भाई 5 चौके 20 यानी 0. या कितना हो जाएगा, 4। ठीक, इतना हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा किसका वैल्यू, यानी स्मॉल r का मान मिल गया।
ठीक, बोले तो इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिया हमने। अब सवाल में कह रहा है कि विद्युत वाहक बल, तो भाई हमें ई का भी मान चाहिए, तो कहीं पर भी रख करके भाई हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में तो लिख देते हैं आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, दिन क्या हो जाएगा भाई, समीकरण ये है 1.8 बराबर ई है माइनस का I1 का मान, देखिए सॉरी ये 0.5 है और उसके बाद हमने निकाल लिया आर, स्मॉल आर का मान कितना 0. यहां से निकाल लिया 4, ठीक है ना, 0.4 निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 1.8 बराबर ई माइनस का, ये 5 चौके 20, भाई इसका गुणा हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक, लेकिन पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, यहां पर दशमलव हो जाएगा, यानी 0. ये हो जाएगा 0.20, ठीक है ना। या फिर अगर हम ई बराबर लिखेंगे, ई बराबर जब लिखेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस में, यानी 1.8 प्लस 0.2, तो ये मिलकर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बराबर, हो जाएगा ई बराबर, इसको कितना भाई 1.8 में 0.2, तो ये पूरा का पूरा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 1.8 में 0.2 हम ऐड करेंगे 2, इतना वोल्ट क्या आ जाएगा विद्युत वाहक बल, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, इस तरह से बच्चों हम इसको, चलिए इसको थोड़ा हम साइड हटा देते हैं कहीं पर थोड़ी देर के लिए, ठीक, तो ये हो जाएगा, ठीक, कुछ नहीं करना था बच्चों, एक सेल का जब कह रहा है कि 0.5 एम्पियर धारा लिया, विभवांतर इतना हो गया, जब कह रहा है कि 1 एम्पियर धारा लिया, विभवांतर इतना हो गया, यहीं से आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए भाई, 2 I1 I2 मिल गए और यहां पर V1 V2, तो ये आपका फार्मूला होता है बच्चों वोल्टता समीकरण, तो V बराबर E माइनस आई आर, यहां से हम क्या करेंगे V1 बराबर E माइनस I1 R और V2 बराबर E माइनस I2 R, यहां से हम क्या करेंगे 2 समीकरण बना लेंगे, फिर बस समीकरण बन गया, तो अपने को तो केवल समीकरण हल करना है, और ये आपने पिछली कक्षाओं में या 6, 7, 8 में आज तक किया क्या, समीकरण ही तो हल करते चले आए हैं, अब इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए, तो इस तरह से हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से निपटा सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए हो गया, अब हम आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है, प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कह रहा है 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है, तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशी शक्ति ज्ञात कीजिए। बेहद लाजवाब है बच्चों, दी कह रहा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से, यानी प्राथमिक कुंडली की जो वोल्टता है, ठीक, उसको वीपी से लिखते हैं बच्चों, प्राथमिक कुंडली की जो वोल्टता है वो है कितना 2200 वोल्ट। सवाल में कह रहा है कि इसको क्या कर रहा है वो 220 वोल्ट में, यानी जो Vs है द्वितीय कुंडली की वोल्टता, ये क्या कह रहा है कि कितना है, तो 220 ही है। आगे सवाल में बोल रहा है कि प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है यानी Np है, P का मतलब प्राइमरी, N फेरों की संख्या, ये कितना है 4000 फेरे हैं, और कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो ईटा बराबर दे रखा है बच्चों 90%, ठीक। आगे कह रहा है कि निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है, निर्गत का मतलब होता है निकलने वाली, निवेशी कहता अंदर प्रवेश करने वाली, यानी ये PS दिया है, ठीक, सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली से जो शक्ति निकल रही है इसका मान दे रखा है बच्चों 8 किलोवाट। अब देखिएगा ये आपका 90% है,
ठीक 90%। अब देखिए बच्चों इसमें बोल क्या रहा है, कह रहा है कि फेरों की संख्या यानी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS पूछ रहा है, और कह रहा है कि मतलब निवेशी शक्ति PP पूछ रहा है। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से लगाएंगे, डोंट वरी। फार्मूला जो हमारा होता है बच्चों वो होता है NP अपान NS बराबर VP अपान VS। इस फार्मूले की मदद से हम चाहे फेरों की संख्या निकालें या फिर वोल्टता को निकालें, है ना। चलिए बच्चों अब इसमें देखिए बोल क्या रहा है, ठीक मतलब वैल्यू रख लेते हैं NP में 4000, P का मतलब प्राइमरी बच्चों प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है 4000, ठीक बटे द्वितीयक में तो NS को निकालना ही है, और कह रहा है कि VP है, VP का मतलब है यहां पे प्राथमिक कुंडली की वोल्टता, और ये वोल्टता है 2200 वोल्ट, ठीक। और उसके बाद VS सेकेंडरी कुंडली में कितना है, तो ये है 220 वोल्ट। कुछ कटना है, जो कटता है काट दीजिए ना, 220 से 220 निपट गए, ठीक है ना। एक जीरो बचा है, एक जीरो से एक जीरो, तो यानी NS बराबर क्या निकल आया 400। NS बराबर 400 फेरे, ठीक है ना, 400 फेरे ये हो गया आपका, ठीक NS का मान यानी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। अब कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात कहा है बच्चों। देखिए दक्षता जब भी बोले तो दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति, ठीक निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। क्या होता है, निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति अपान निवेशी शक्ति, ठीक है ना, ये चीज होता है, ये फार्मूला होता है। या इसको अगर लिखना चाहते हैं ऐसे लिखते हैं, ईटा बराबर निर्गत शक्ति का मतलब होता है PS, निवेशी शक्ति का मतलब PP, इस तरह से PP, इस तरह से हम इस फार्मूले को मतलब लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका फार्मूला है, इसी पर हम रख करके क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा भाई ईटा का मान कितना है, ईटा या ईटा से दर्शाते हैं दक्षता को 90%, तो 90% दिया है तो इसको 90/100 लिख सकते हैं, ठीक भाई। प्रतिशत को हम बदलेंगे, जब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, बराबर PS का मान बच्चों कितना दिया है, 8 दिया है, अपान कितना है, उसके बाद PP तो निकालना ही है, P और P ये निकालना ही है, ठीक भाई। अगर देखेंगे, अगर हम यहां से ध्यान दे तो कुछ कट रहा है बच्चों, जो कटने वाली चीजें हैं भाई, एक जीरो से हम एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारा जो निकल कर आएगा ये क्या आएगा बच्चों, तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 9PP बराबर हो जाएगा ये 80, या फिर अगर हम PB यानी निवेशी शक्ति से दर्शाते हैं तो ये हो जाएगा 80/9, इतना किलोवाट में आएगा भाई। जिसमें था हमने किलोवाट में था तो किलोवाट में ही रखा, ठीक, वाट में बदलते तो वाट में आंसर लाते, ये इतना यानी 80/9 इतना किलोवाट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर पर आधारित एक न्यूमेरिकल है, ये भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, इसलिए हमने इसको भी पिक कर लिया है। वैसे इन सबको बताया है लेकिन एक लिस्ट बना दिया है, यहां से आप जब भी डाउट होगा आप आराम से देख सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।